चलिए अभी हम देखेंगे सैलरी का मतलब क्या है। इनकम टैक्स की नजर में सैलरी का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इसको जानेंगे तभी हम आगे के नंबर को भी सॉल्व कर पाएंगे। हमको पता चले कि भैया इनकम टैक्स किस किस को सैलरी बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। लिखिए मेरे साथ, लिखिए फटाफट। सैलरी इंक्लूड्स, क्या क्या होता है सैलरी के अंदर। सबसे पहला लिखिए वेजेस। अगर किसी को वेजेस भी मिल रहा है, मतलब डेली का मजदूरी भी मिल रहा है, तो उसको भी हम सैलरी मानेंगे। सैलरी इंक्लूड्स क्या, एनी एन्यूटी, एनी एन्यूटी और पेंशन। अगर मान लो आपको कुछ पेंशन भी मिल रही है या आपको हर साल 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 कुछ पैसा मिल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको भी हम सैलरी मानेंगे। एनी ग्रेचुटी, सैलरी इंक्लूड्स एनी ग्रेचुटी। अगर आपको ग्रेचुटी का पैसा मिल रहा है तो उसको भी हम सैलरी मानेंगे। अब ये ग्रेचुटी क्या है, पेंशन क्या है, ये सब आने वाली क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, सैलरी इंक्लूड्स व्हाट, एनी फीस कमीशन बोनस। एनी फीस कमा कमीशन कमा बोनस। अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन से फीस मिल रही है, कमीशन मिल रही है या कुछ बोनस मिल रहा है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, उसको हम सैलरी मान लेंगे। सैलरी इंक्लूड्स व्हाट, एनी एडवांस ऑफ सैलरी। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, अगर आपको एडवांस पैसा भी मिल रहा है तो वो भी हम उसको सैलरी मानेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है सैलरी मतलब, लिखिए मेरे साथ। सैलरी इंक्लूड्स व्हाट, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, एनी पेमेंट received by an employee in respect of, in respect of, in respect of any period of, any period of leave not availed by him, not availed by him। इसका मतलब क्या होता है कि आपको छुट्टियों के भी पैसे मिलते हैं। आपको शायद सुन के ये अचंभा लग रहा होगा कि छुट्टियों के कैसे पैसे मिलते हैं। देखिए पहले लिख लेते, दो तीन लाइन और है, फिर इसको डिस्कस कराता हूं मैं। चलिए इसको कंटिन्यू करिए लिखना। अभी तक हमने इतना ही लिखा है। आप लोग जो लेट से आए हैं, आप लोग उसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 क्लिक। चलिए आगे लिखिए। सैलरी इंक्लूड्स क्या, एनुअल एक्रिशन, एनुअल एक्रिशन टू द क्रेडिट, टू द क्रेडिट बैलेंस, टू द क्रेडिट बैलेंस इन प्रोविडेंट फंड, इन प्रोविडेंट फंड। उसके बाद सैलरी इंक्लूड्स अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पूरा लिख लो, छोड़ो। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसे हम क्या कहते हैं, URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा था जिसको आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो उसको भी माना जाएगा आपका सैलरी इनकम हुआ है। उसके बाद any contribution to recognized provident fund, any contribution to recognized provident fund to the extent, to the extent it is, to the extent it is taxable, to the extent it is taxable। एंड उसके बाद any interest, any interest on
recognized provident fund to the extent it is taxable. It is taxable. To the extent it is taxable. यहां तक लिखिए आप लोग। ये आपका होता है सैलरी का मीनिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 लिख लिए इतना आप लोग। यस सर। ओके, अब इतना लिखने के बाद अगर इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस और करें या और थोड़ा डीप में जाएं, तो हमने क्या लिखा था, सैलरी इंक्लूड्स बीएपी बाप। व्हाट बाप? बाप मतलब बी फॉर बेसिक्स, बेसिक सैलरी, ए फॉर अलाउंसेस, पी फॉर परक्विजिट्स। तो सैलरी मिलती है तो भैया अपने सबके बाप है, बीएपी बाप। बी मतलब बेसिक्स, ए मतलब अलाउंसेस, पी मतलब परक्विजिट्स। सैलरी बोले तो बाप, बेसिक, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, ठीक है ना। सैलरी बोले तो बाप, बाप मतलब बेसिक, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, ये आपका सैलरी कहलाता है। अब इसमें से क्या होता है ना, इसमें से आपका सैलरी थोड़ा सा और डीपली आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको पता चलेगा, बहुत मजा आएगा। देखिए थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं इसको, लिखिए थोड़ा सा और लिखिए। कहाँ से लिखेंगे, चलिए एक वर्ड आता है आपका बेसिक सैलरी, तो आप लोग समझ गए होंगे। बेसिक सैलरी मतलब क्या, कि जो आप मतलब नॉर्मल सैलरी, आप काम के आपको पैसे मिले उसके, है ना। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, आपका जो सैलरी है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका बेसिक नॉर्मल पे, नॉर्मल पे, और एक आपका होता है ग्रेड पे। नॉर्मल वाला कैसे रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, 10,000 पर मंथ, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन ग्रेड पे क्या रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 10,000, फिर एक डैश रहेगा, फिर रहेगा 2,000, फिर डैश रहेगा, फिर रहेगा आपका 40,000। इसका मतलब फर्स्ट ईयर 10,000 रहेगा, उसके बाद 2-2 हजार रुपए करके पर मंथ बढ़ते रहेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक आपका पर मंथ 40,000 ना हो जाए। और ये 2,000 कब बढ़ेगा, ये एनुअली बढ़ेगा, हर महीना बढ़ाने मत बैठ जाना, ये आपका एनुअली बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका नॉर्मल पे और आपका ग्रेड पे, ये आपका होता है सैलरी, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपका आता है, वो होता है आपका डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस, अब ये डियरनेस अलाउंसेस क्या है, डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है ना, कि जब आप कहीं पर काम करते हो ना, तो वहाँ का आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ जाता है, तो उसको मैच करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी अगर मैं संबलपुर में हूँ, तो मुझे 5,000 रुपया, 10,000 रुपया दोगे तो मैं महीने में अपना काम चला लूंगा। लेकिन अगर मैं मुंबई चले जाऊँ, तो भी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। तो मिनिमम मेरे को महीने का 30,000 आप दो, ताकि मैं अपना वहां पर आराम से लिविंग कर सकूं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या मिलता है आपको, डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर लिखिए, it is an amount, it is an amount received from employer, it is an amount received from employer। क्यों मिलता है, क्यों मिलता है रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, इन ऑर्डर टू मीट, इन ऑर्डर टू मीट क्या, इन ऑर्डर टू मीट क्या, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको मीट करने के लिए आपको मिला जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपकी फुल्ली टैक्सेबल होती है। डीएनएस अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत बार क्या होता है, कुछ डीएनएस अलाउंसेस जो है ना, वो आपका रिटायरमेंट वाले पार्ट में इंक्लूड होता है, कुछ पार्ट आपका रिटायरमेंट वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं होता।
तो आगे बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस आएंगे जहां पर हमको देखना पड़ेगा कि हम सैलरी में सिर्फ उन्हीं डियरनेस अलाउंसेस को लें जो हमारा रिटायरमेंट में इंक्लूड हो, या बहुत सारे ऐसे जगह आएगा कि सैलरी मतलब ऐसा डियरनेस अलाउंसेस जहां पर आपको रिटायरमेंट में कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। ये टर्म शायद आपको अभी समझ में ना आए, बट धीरे धीरे जब हम उन स्पेसिफिक अलाउंसेस के ऊपर आएंगे और तब जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीज क्लियरिटी मिलती जाएगी। घबराइएगा मत, आगे वाली क्लासेस में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके तो एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो, समझ में आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टैक्सेबल हो रही है ना, ये टैक्सेबल कैसे हो सकती है, लिखिए इट कैन बी एज अंडर, जो डियरनेस अलाउंसेस है वो दो पार्ट में उसको ब्रॉडली डिवाइड करके दिखा सकते हैं। कैसा, ऐसा डियरनेस अलाउंसेस जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, जी हाँ, जो आपके रिटायरमेंट में भी वो इन्वॉल्व रहेगा। कैसे इन्वॉल्व रहेगा देखेंगे, या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं पार्ट ऑफ सैलरी, पार्ट ऑफ सैलरी। ऐसा डियरनेस अलाउंसेस जो आपके फ्यूचर में रिटायरमेंट बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए भी कंसिडर किया जाएगा, इसका मतलब वो है, ठीक है। लिख लीजिए इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, अ पोर्शन ऑफ डियरनेस अलाउंसेस दैट इज DA। अगर आने वाली क्लासेस में अगर मैं DA लिखूं तो आप लोग इसको एज्यूम कीजिएगा कि मैं डियरनेस अलाउंसेस लिख रहा हूं। DA विल बी सेट असाइड, हम क्या करते हैं, एक पोर्शन डियरनेस अलाउंसेस का अलग रख देते हैं, सेट असाइड, एंड कब देंगे, एंड गिवन along with रिटायरमेंट। जिस दिन आपका रिटायरमेंट का हम पैसा देंगे ना, रिटायरमेंट का बेनिफिट्स आपको देंगे, उसके साथ वो सब भी मिला के आपको हम दे देंगे ताकि आपको और ज्यादा पैसा मिले। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फुल स्टॉप, कंटिन्यू कीजिए। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड पर्क्स, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड पर्क्स। ये आपका डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस मतलब एक ऐसा अमाउंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है क्योंकि उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रखा है, उसको कंपनसेट करने के लिए देता है। अब उसमें से वो क्या कर सकता है, डियरनेस अलाउंसेस का दो पार्ट कर सकता है, ये फुली टैक्सेबल है, ठीक है। वो दो पार्ट कर सकता है, एक ऐसा डियरनेस अलाउंसेस जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड होगा और एक ऐसा डियरनेस अलाउंसेस जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट लिखिए, सेकंड वाला पार्ट, not forming part of retirement और पार्ट ऑफ सैलरी, उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करते। तो इसको आप कब देते हो, इस पैसे को, इस पैसे को देते हैं हम, लिखिए इट इज गिवन अलोंग विथ सैलरी। नॉर्मल आपको जो सैलरी मिलता है ना उसी के साथ आपको दे देते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं रखते हैं। एंड नॉट पार्ट, एंड नो पार्ट इज सेट असाइड, और उसमें से हम कोई भी हिस्सा अलग से नहीं रखते फ्यूचर के लिए, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट बताइए जवानों और जवानियों, क्या आपको समझ में आई मेरी बात? यस सर। समझ में नहीं आया? आया सर। आया ना, ओके। तो चलिए अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे हमने क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हर एक टाइम वापस से बार बार याद करना जरूरी है, ठीक है। हमने क्या देखा, हम यहाँ से देखिए सैलरी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं,
कुछ होते हैं आपके फुल्ली टैक्सेबल, एक मिनट रुकिए, कुछ आपके होते हैं फुल्ली टैक्सेबल सैलरी, मतलब वो कभी भी हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही है। कुछ ऐसी होती है जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, मतलब आपको पैसे मिल जाएंगे, उसको टैक्स में आपको इंक्लूड नहीं करना, मतलब टैक्सेबल में इंक्लूड नहीं करना। कुछ ऐसी है जो पार्टली एग्जेम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है। कुछ ऐसी है जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, और कुछ आपका टैक्सेबल परक्विजिट्स है। इन सबको जोड़ देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी। उस ग्रॉस सैलरी से क्या माइनस करेंगे? हम डिडक्शन माइनस करेंगे एज पर अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 में बहुत सारे डिडक्शन के बारे में बताया गया है, हम आने वाली क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 16 के डिडक्शन को हम माइनस कर देंगे, लास्ट में जो बच गया ये हमारा हो गया इनकम अंडर दी हेड सैलरी। उसके बाद हमने देखा प्लेस ऑफ एक्रूअल, कहां पर सैलरी आपकी एक्रू हुई, क्या माना जाएगा? बहुत ही सिंपल सा रूल है, जहां पर आप काम कर रहे हो उस प्लेस में आपकी सैलरी एक्रू हुई। अगर आप लंदन में जाके काम कर रहे हो तो लंदन में एक्रू हुई, बांग्लादेश में काम कर रहे हो तो बांग्लादेश में एक्रू हुई, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान रहने दो बेकार है, अगर आप दुबई जाके गए चलेगा तो भी आपका दुबई में आपने सर्विस की तो दुबई में एक्रू हुई, इंडिया में किए इंडिया में हुई, ऑस्ट्रेलिया में जाके किए तो ऑस्ट्रेलिया में हुई। जनरल रूल ये कहता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है इस चीज का, क्या? कि अगर कोई इंडियन नेशनल है जो कि सर्विस रेंडर कर रहा है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जाके सर्विस दे रहा है, लेकिन किसको दे रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे मूवी में देखे ना, कुछ इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसीज वगैरह होती हैं, जहां पर इंडिया के लोग वहां बाहर, हाँ, तो वहां जाके अगर आप काम करते हो तो उस केस में आपका जो सैलरी है वो इंडिया में ही माना जाएगा। बाहर काम कर रहे हो बट बाहर एक्रू हुई ऐसा नहीं माना जाएगा। एंड सैलरी अगर आपको यूएनओ से मिलती है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से, तो टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी, ऐसा आपको नियम बता दिया गया है। फिर हमने देखा कि इनकम टैक्स आखिर सैलरी का मतलब क्या कहता है। सेक्शन 17 बात करता है आपका सैलरी के बारे में। अब आपको बता दूं, सेक्शन 15 क्या था आपका? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 16 है डिडक्शन, और सेक्शन 17 है सैलरी। अभी तक हमने इतना देखा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 बताता है सैलरी की मीनिंग। सैलरी इंक्लूड्स, बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो यहाँ पर लिखा सिर्फ वही सैलरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, आपकी कसम। ठीक है, वो क्या चीज है देखिए, वो है आपका वेजेस, उसके अलावा एनी एन्युटी और पेंशन, अगर साल भर का साल कुछ आपको पेमेंट मिल रहा है तो वो भी आपका सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। एनी ग्रेचुटी, आपको अगर ग्रेचुटी मिली तो वो भी आपका सैलरी हो जाएगा। ग्रेचुटी मतलब क्या होता है ना, कि मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप 5 साल 10 साल 15 साल से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता है कि यार तुम बहुत लॉयल रहे मेरे लिए, तो ये पकड़ो एक बल्क अमाउंट मेरी तरफ से एज ए ग्रेचुटी, तो भी आपका सैलरी माना जाएगा। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ट्रू एंड फेयर में अगर आप 10 साल काम करते हो तो ट्रू एंड फेयर एज ए ग्रेचुटी, क्योंकि आप उससे जुड़े रहे, वो आपको क्या देगा? आपको एक 10 लाख रुपए का चेक देगा। तो जो 10 लाख रुपए है वो क्या है आपके लिए? ग्रेचुटी है। ठीक है, वो भी आपका सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद एनी फीस कमीशन बोनस, मान लो अगर आप ट्रू एंड फेयर में काम कर रहे हो तो ट्रू एंड फेयर आपको क्या करता है? आपको बोनस देता है, तो आपका सैलरी का पार्ट कहलाएगा। ट्रू एंड फेयर आपको कमीशन देता है तो आपको क्या कहलाएगा? सैलरी का पार्ट आएगा, क्योंकि आपको सैलरी कमीशन कहां से मिला? ट्रू एंड फेयर से मिला। ट्रू एंड फेयर कौन है? आपका एम्प्लॉयर। आप कौन हो? एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बन गया तो भैया वो आपका सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपको एडवांस में सैलरी का पैसा मिल गया, कभी कभी ऐसे होता है कि मान लो कि आपके घर में कुछ अर्जेंसी आ गई या आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करते हो? आप एडवांस में सैलरी उठाते हो और हर महीना अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके सैलरी को कटवा देते हो। तो आपने जो एडवांस में अगर पैसा ले लिया तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट आएगा वो। उसके अलावा अगर आपको लीव का पैसा मिला, हाँ लीव के बारे में मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अब देखो होता क्या है इसके बारे में समझो। मान लीजिए कि आप ये एक मंथ में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अप्रैल, 30 डेज, ठीक है, आप 30 डेज हमारे यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? पूरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पूरा हमेशा हमारे लिए काम करते हो। तो हम क्या करते हैं? लीव आपको देते हैं, मतलब क्या? एक महीने में हम आपको क्या देंगे? हम आपको 2 लीव देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक महीने में आपको क्या देंगे? हम 2 लीव देंगे, अपार्ट फ्रॉम अदर दिन संडे। ठीक है, नॉर्मल छुट्टी को छोड़ के और 2 दिन आपको छुट्टी देते हैं। अगर आप चाहो तो इन 2 दिन अगर आप छुट्टी मारोगे तब भी हम क्या करेंगे? आपको फुल पेमेंट करेंगे, मतलब आपका सैलरी नहीं कटेगा, इवन अगर आपने छुट्टी भी मार लिया तो। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हो? छुट्टी नहीं मारते, आप ये 2 दिन भी क्या करते हो? वर्क करते हो, मतलब आपने ये लीव क्या किया? लीव नहीं लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि देखो अगर आप एक दिन, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी सैलरी है 30,000, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 30,000, यानी कि पर डे 1,000 आपकी सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोला गया कि अगर आप 2 दिन छुट्टी मार देते हो तो आपका 2 दिन का कितना हो गया? 2 दिन इंटू 1,000 रुपया पर डे, तो आपका 2,000 रुपया सैलरी से कट जाना चाहिए।
आपको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए अब? 28,000 रुपए नॉर्मल अगर हो तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि लीव दिया गया है, इसका मतलब कि अगर 2 लीव तक आपने छुट्टी मारी तब भी आपको कितना मिलेगा? आपको फुल महीने का 30,000 सैलरी मिलेगी। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। एंड बियॉन्ड 2 छुट्टी अगर आपने मारा तो फिर पर डे बेसिस का जो आपको छुट्टी है उतना कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए कि मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, मैं पूरे महीने काम पर गया, तो ऐसे में मुझे क्या लगा कि यार मैं 2 दिन अगर काम पे नहीं जाता तो मेरा 2,000 नहीं कटता, क्योंकि छुट्टी वाला पार्ट था। मैं गया तभी मेरे को क्या बेनिफिट मिला? तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके पास जिस दिन आप ऑफिस अपना छोड़ के जा रहे हो, आपके पास अगर लीव के बैलेंस है, मतलब एक महीने में 2 छुट्टी, साल भर में कितनी होगी? 24। तो 24 डेज अगर आप छुट्टी मारते हो तब भी आपका सैलरी नहीं कटेगा। मतलब क्या? ऑलमोस्ट पूरा एक महीना छुट्टी मार दो तब भी आपको पूरा एक महीने का पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि जो लीव है, लीव के बदले भी आपको क्या मिल रहा है? पेमेंट मिल रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? लीव पेमेंट। तो अगर आपको लीव के अगेंस्ट भी पैसा मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है? आपका सैलरी में इंक्लूड होगा। बताइए क्या आपको ये लीव वाला कंसेप्ट समझ में आया? फटाफट बताइए क्या आपको लीव वाला कंसेप्ट समझ में आया? जल्दी 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 बोलो, हमको आगे बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ या ना? यस सर। ओके ठीक है। अगर अब सर और कोई हाँ, बिल्कुल लीव नहीं लिया तो? नहीं लिया तो उसको फिर उसका अलग अलग पॉलिसी होती है। कभी कभी लीव आपकी लैप्स भी हो जाती है। अगर आपने 1 साल तक कोई छुट्टी नहीं ली, अलग अलग होती है ना, कैजुअल लीव, कैजुअल यस लीव, सर। सिक लीव, ऐसे करके अलग अलग लीव होती है। तो अलग अलग उसकी पॉलिसीज होती हैं। कुछ लीव आपकी लैप्स हो जाती है 1 साल के अंदर, अगर आपने नहीं लिया तो छुट्टियां आपकी गॉन, फिर नेक्स्ट ईयर से फिर से जुड़ेगा। या कुछ ऐसी होती है जो पेड लीव्स होती हैं, 1 साल अगर आपका जुड़ गया 24, अगले साल भी नहीं लिया तो प्लस 24, थर्ड ईयर नहीं लिया तो प्लस 24, इस तरीके से आपका रिटायरमेंट तक जुड़ते जाएगा। और मान लो अगर रिटायरमेंट तक अगर आपने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, और मान लीजिए आपका अगर 1 साल में 24 है, आप अगर 50 साल काम किए, 50 × 24, 0 5 4 20 का 0 कैरी दो, 5 2 12, 1200 दिन, और मान लो आपका एक दिन का सैलरी अगर 1,000 रुपए है तो इंटू 1,000, तो करीबन आपको 12 लाख रुपए फोकट फोकट का मिल जाएगा लीव पेमेंट। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग लीव। तो फ्यूचर में कभी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो तो वहां पर जब आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट होगा तो उस समय सैलरी के रिगार्डिंग है, मतलब जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आपका कुछ होगा तो पढ़िएगा लीव के बारे में क्या बोला है, लीव आपको कैसे मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, रीड कीजिएगा। क्योंकि अगर उसको रीड करके, या फिर जब मान लो अगर आपका जब एचआर के साथ है ना, आपका जब इंटरव्यू होगा तब आपको राइट है पूछने का, आप पूछो उसको एचआर को कि आपके यहाँ पर लीव का क्या पॉलिसी है, आप लीव का कैसा पेमेंट करते हो, लीव के पैसे कटते हैं कि नहीं कटते हैं, महीने का कितना लीव देते हो, कैजुअल लीव कितनी, सिक लीव कितनी, दीज ऑल आर योर राइट्स टू आस्क टू द एचआर, आप उसको पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपके प्रोविडेंट फंड में कुछ भी अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो आपका सैलरी में इंक्लूड करेंगे, हम उसको सैलरी मानेंगे। आपका पहले पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में था, अब हमने उसको रिकॉग्नाइज में ट्रांसफर कर दिया, इसको हम सैलरी मानेंगे। अगर आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कुछ भी पैसा आया टू द एक्सटेंट टैक्सेबल और आपका उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी मिला तो भी हम उसको आपका सैलरी में कवर कर लेंगे। इतना हमने देखा। फिर हमने देखा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो था आपका डीएनएस अलाउंसेस। ये क्या था कि ये एक अमाउंट है जो आपको एम्प्लॉयर के द्वारा मिलता है। किस लिए मिलता है? इन ऑर्डर टू मीट आपका जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको मीट करने के लिए मिलता है, और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक ऐसा डीएनएस अलाउंसेस जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में फॉर्मिंग पार्ट मतलब इंक्लूड होगा, और एक ऐसा जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड नहीं होगा। जो रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड नहीं होता वो क्या होता है, आज ही के आज आपको आपकी सैलरी के साथ फुल पेमेंट कर दिया जाता है, गिवन अलोंग विद सैलरी। अभी के अभी ले जाओ, फ्यूचर में हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर आपका डीएनएस अलाउंसेस का कुछ एक पोर्शन हम क्या करते हैं, सेट असाइड अलग से रख देते हैं, और आपको फ्यूचर में जब देंगे रिटायरमेंट बेनिफिट उसके साथ मिलाकर उसको देंगे। तो ये था हमारा आज का एक बेसिक सिंपल सा सैलरी के ऊपर डिस्कशन। बताइए क्या आपको आज यहां तक जो हमने पढ़ा है क्या आपको डाउट है? सब कुछ आपको समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। सर तो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ओके। कहां पर आप अटक रहे हो बताओ मेरे को, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अगर आपको डाउट है तो बताओ। स्पेशली कहां अटक रहे हो बताओ। सर लास्ट टॉपिक पे। लास्ट ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट ये ला। यस सर। यहाँ पर सिंपल सा बात है, देखो मान लो आपका बेसिक सैलरी है, समझो चीज को, बेसिक आपकी तनख्वाह है 10,000 रुपए, ठीक है।
और आप जिस शहर में रहते हो वहां पर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो उसको मीट करने के लिए हम आपको क्या देंगे, हम आपको देंगे डीएनएस अलाउंसेस। कितना देंगे, मान लो जितना आपका बेसिक है, फॉर एग्जाम्पल जितना बेसिक है उसका हम 150% दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझो, तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, अब हम आपको आज ही का सारा 15,000 नहीं देंगे, हम क्या करते हैं इस 15,000 में दो पार्ट करते हैं, एक होता है 13,000 रुपया और एक होता है 2,000 रुपया। तो हम ये 2,000 क्या करते हैं अलग से सेट असाइड हमने कर दिया, और ये आपको इस बेसिक सैलरी के साथ, मतलब ये 10,000 प्लस ये 13,000, टोटल ये 23,000 हम आपको आज पे कर देंगे टुडे। और ये वाला क्या होगा, ये आपका फ्यूचर के लिए जमा होते रहेगा, और फ्यूचर में जब हम आपको आपका रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे उसके साथ जितना ये 2,000 2,000 2,000 2,000 जितना जुड़ते जाएगा जितने महीने का, वो सारा का सारा मिलाकर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ एक साथ देंगे, तो आपको बल्क में पैसा मिले। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो डीएनएस अलाउंसेस है ना, ये डीएनएस अलाउंसेस आपका फ्यूचर में जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसका पार्ट बन रहा है। तो एक कैसा डीएनएस अलाउंसेस हो गया, डीएनएस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। क्या हो गया, बोलो मेरे साथ, डीएनएस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। अभी समझ में आपको, बताइए, अभी समझ में आपको? यस सर। ठीक है, ओके, तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर। मोस्ट वेलकम, टाटा।